हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों सामान्य अध्ययन का, और जो कि वास्तुनिष्ठ प्रश्न होगा दोस्तों, और ये प्रैक्टिस वर्कबुक है और परीक्षा वाणी पुस्तक का ये क्वेश्चन है दोस्तों। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और इसमें जो है सिर्फ व सिर्फ जो है जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उस चैप्टर से दोस्तों, उस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक जगह सम्मिलित करके दिया गया है दोस्तों। इसलिए बेस्ट बुक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का मध्यकालीन भारत के इतिहास का सारा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों और पहले पूछा जा चुका है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण से जो है देखते हैं दोस्तों कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो सबसे पहले भारत पर कौन मुस्लिम आक्रमणकारी बने, तो वो अरब। यानी सबसे पहले जो है मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे भारत पर, तो अरब थे। ये उत्तर प्रदेश लोअर डिवीजन क्लर्क में पूछा गया दोस्तों 15 में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बोलेगा दोस्तों तो मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों। जबकि मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ से थे, तो वो अरब से थे। और पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, तो 711 ईस्वी में हुआ। राजा दाहिर के खिलाफ किया था दोस्तों। किसने, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। आगे देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब प्राप्त की, तो मोहम्मद बिन कासिम जो है राजा दाहिर से युद्ध किया, उसके पश्चात सिंध पर विजय 712 ईस्वी में किया। मोहम्मद बिन कासिम था, तो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से था, तो अरब से था संबंधित दोस्तों। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, तो महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी था। कौन था दोस्तों, अलबरूनी। आगे देखते हैं दोस्तों, कथन के रूप में दिया है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। सही है दोस्तों। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ये गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है परंतु और गलत है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद गौरी द्वारा विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किसे छोड़ा गया था, तो मोहम्मद गौरी जब वापस लौट गया दोस्तों 1192 ईस्वी के पानीपत के द्वितीय युद्ध के पश्चात जो है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसे अपना देखभाल के लिए छोड़ के गया था दोस्तों विजित प्रदेशों का। हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया है, तो हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया है, अरबों ने किया है। यानी हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग अरब के लोगों के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से वो सारे को सम्मिलित किया गया है दोस्तों इसमें। मक्का कहाँ है, तो मक्का सऊदी अरब में है दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था, तो मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ था दोस्तों। पानीपत तराइन का युद्ध हुआ था दोस्तों, उसी में जो है पहला जीता था। आगे देखते हैं दोस्तों, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, वह कौन सा युद्ध था दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो उतबी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन है, तो उतबी है। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था, तो गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पगीन था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, तो महमूद गजनवी जो है अपने शासनकाल में जो है एक सिक्का जारी किया जो कि एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख था जो कि चांदी के सिक्के थे। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो विद्याधर जो है वो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि कौन सा शासक जो है महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो वो विद्याधर था। आगे देखते हैं, अलबरूनी भारत में आया था, तो अलबरूनी भारत में कब आया था, 11वीं सदी में आया था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है,
तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, ये सही है दोस्तों। वह संस्कृत का विद्वान था, ये भी सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ये भी सही है। लेकिन वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था दोस्तों। आगे देखते हैं, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था दोस्तों। तो मोहम्मद गौरी को किसने सबसे पहले पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था, और पुनः भीम द्वितीय को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पराजित कर दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है जयचंद का जो पराजित किया गया वो चंदावर का युद्ध था दोस्तों, जो कि 1194 में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, दोनों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ हुआ था दोस्तों। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो बख्तियार खिलजी था दोस्तों, जो कि बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा बर्बाद कर दिया दोस्तों, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था दोस्तों, और ये संस्कृत का भी विद्वान बन गया था दोस्तों। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको अपना अत्ता प्रदान किया, यानी अपने बाद जो है किसे शासन संभालने का बागडोर दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों दिया। 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है शासक बना भारत में, और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गौरी का जो सिक्का था उस पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी दोस्तों। शहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि शहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित नामों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कर नीचे दिए गए कूट भाषा का सही उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले कौन था? तो महमूद गजनबी आया दोस्तों, उसके बाद मोहम्मद गौरी आया, उसके बाद चंगेज खां, और तब तैमूर आया। तैमूर 1398 ईस्वी में आया दोस्तों। और मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध 1191 और 92 में था दोस्तों। और महमूद गजनबी जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था दोस्तों, ये 1025 के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं दोस्तों, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को भारत के किस राज्य पर प्रथम आक्रमण हुआ? यानी मोहम्मद गौरी ने जो है 1175 में सबसे पहला जो भारत पर आक्रमण किया था वो किस क्षेत्र पर किया था? तो मुल्तान पर किया था। किस क्षेत्र पर किया था दोस्तों? मुल्तान पर किया था। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम यानी 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। जाटों के विरुद्ध महमूद गजनबी का जो है 17वां और आखिरी आक्रमण था। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो कि था दोस्तों, वो मुस्लिम शासक था जो कि सबसे पहले हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला था। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्महत्या कर लिया? तो आत्महत्या किसने कर लिया था दोस्तों? जयपाल ने कर दिया था। हिंदू शाही राजवंश का जयपाल था दोस्तों, जो कि बार बार हार पराजय को ना देख पाया दोस्तों, और आखिरी में जो है वो आत्महत्या कर लिया। आगे देखते हैं दोस्तों, अधोलिखित पुस्तकों को सुमेलित करें। तो देखते हैं दोस्तों, फरिश्ता के द्वारा कौन से लिखा गया दोस्तों? तो तारीख़ फरिश्ता जो है वो फरिश्ता के द्वारा लिखा गया। फिरदौसी शहनामा के रचिता हैं, अल-बरूनी किताबुल हिंद के रचिता हैं, उतवी किताबुल यामिनी के रचिता हैं, और बहिहाकी जो है तारीख़ सुब्दकीन के रचिता हैं। इसे याद रखना दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत। देखते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत से अभी तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं दोस्तों, उस सारे क्वेश्चन को सम्मिलित करके इस पुस्तक में दिया गया है। ये बेस्ट है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गुलाम वंश। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो लाहौर में जो है ये अपना राजधानी बनाया था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये लाखों में दान दिया करता था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई?
तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हो गई थी वो चौगान खेल रहा था दोस्तों, उसी के दौरान घोड़े से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम अगर मुस्लिम शासक बोला जाए, वास्तविक संस्थापक, तो वो कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक अगर बोला जाए तो वो इल्तुतमिश था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था? यानी चंगेज खां जो था उसके समकालीन दिल्ली का कौन सा सुल्तान था दोस्तों? तो वो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो दिल्ली को सल्तनत के राजधानी के रूप में इल्तुतमिश ने ही बनाया, क्योंकि इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाकर रखी थी। आगे देखते हैं दोस्तों, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, उसका नाम क्या था दोस्तों? तो मलिक जानी। मलिक जानी जो था वो इल्तुतमिश द्वारा बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया गया था। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित कर दी? यानी नियमित सिक्के भी जारी किए दोस्तों और जो है दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित कर दी, वो इल्तुतमिश ही था। आगे देखते हैं दोस्तों, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर देखे गए? यानी सिंधु तट तक किसके शासनकाल में जो है वो है ना मंगोल लोग पहुंच गए थे दोस्तों? तो वो जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में ही सिंधु के तट पर पहुंच गए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, जो कि अजमेर में स्थित है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा पहले जो है संस्कृत विद्यालय था, उसे ही तोड़कर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था मस्जिद। आगे देखते हैं दोस्तों, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? यानी मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खां था वो किसके शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था दोस्तों? तो वो आया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन जो है चंगेज खां का मूल नाम था। आगे देखते हैं दोस्तों, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर कब आक्रमण किया दोस्तों? तो इल्तुतमिश के ही शासनकाल में उन्होंने आक्रमण किया। निम्नलिखित कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो रजिया सुल्ताना जो है, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, वो पहली मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी दोस्तों। आगे देखते हैं, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? यानी सत्ता से हटाने में जो है किसका हाथ था दोस्तों? तो वो तुर्कों का हाथ था। यानी तुर्क जो सरदार थे, जो चहलगानी दल के स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, उसी चहलगानी दल के जो सरदार तुर्क थे वो रजिया बेगम को पद से हटाना चाहते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का जो है पूरा नाम क्या था दोस्तों? तो बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था दोस्तों। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? यानी गढ़मुक्तेश्वर का जो मस्जिद का दीवार है उस पर अपना शिलालेख कौन दिया लिखाया दोस्तों, और खुद को खलीफा जो है साबित किया है वो कौन? तो बलबन। यानी खलीफा का सहायक कौन अपने आप को कहा है? तो बलबन ने कहा है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई है? तो रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई है? तो बलबन ने अपनाई थी दोस्तों। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया? तो नौरोज को आरंभ करवाने का जो काम है वो किसके द्वारा कराया गया दोस्तों? तो बलबन के द्वारा कराया गया। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, और वो भव्य उपाधि क्या था दोस्तों? तो वो भव्य उपाधि जिले इलाही का था। तो बलबन के द्वारा जो है जिले इलाही की उपाधि धारण की गई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो बलबन के संबंध में सही कौन सा नहीं है? तो उसने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। इसके अलावा उसने नियामत खुदाई का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही है दोस्तों। उसने तुर्काने चहलगानी का प्रभाव समाप्त कर दिया, ये भी सही है। और उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी सही है दोस्तों। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और दूसरे कथन आर कहा गया है, उसको देखना दोस्तों। तो बलबन ने अपने शासनकाल को शक्तिशाली बनाया और
सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। और कारण बताता है दोस्तों, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इस रूप में देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है दोस्तों, किंतु एक की समुचित व्याख्या आर नहीं करता है। यानी बलबन अपने शासनकाल में सत्ता शक्तिशाली बनाया दोस्तों, और सारी सत्ता अपने हाथ में ही केंद्रित किया था, ये भी सही है दोस्तों। और वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित भी करना चाहता था, ये दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो कुतुब मीनार के योगदान में किसने नहीं दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो नींव ही रखा दोस्तों, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया और फिरोज शाह ने पुनः रिपेयर कराया दोस्तों। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है इससे संबंधित नहीं है, यानी इसने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सल्तनत काल के किस शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? यानी हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा किसको दिया गया? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा किसने दी? तो मिन्हाज ने दी थी। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? यानी गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। आगे देखते हैं दोस्तों, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? यानी सबसे पहले कौन शासक बना दोस्तों, उसके बाद कौन बना? तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना दोस्तों, उसके बाद उसका जो पुत्र था आराम शाह बना, और आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश शासन में आ गया दोस्तों, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ये था गुलाम था दोस्तों। और इल्तुतमिश की बेटी पुनः रजिया सुल्ताना आई। इस रूप में हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 4, 2, 3। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट खिलजी वंश। खिलजी वंश को देखते हैं दोस्तों। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? यानी सिकंदर सानी की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो वो जफर खां था दोस्तों, जो कि मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी उसकी। जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है दोस्तों। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो रानी पद्मावती जो कहते हैं दोस्तों, उनके पति का नाम क्या था? उनके पति का नाम राजा रतन सिंह था, राणा रतन सिंह था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है देवगिरी का शासक कौन था दोस्तों? तो रामचंद्र देव था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाओं के विरोध ने के कारण वह रुक गया? तो वो अलाउद्दीन था जो नया धर्म चलाना चाहता था दोस्तों। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण इसका दोस्तों, यह दक्षिणी राज्यों के कब्जे में करना चाहता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए सही है, यानी अलाउद्दीन जो है दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के लिए करता था, परंतु आर गलत है, क्योंकि वो दक्षिण राज्यों को जीतते हुए मलिक काफूर के नेतृत्व में उसे वहीं के राजा को सौंप देता था दोस्तों, सिर्फ धन जो है उससे लेता था। आगे देखते हैं, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? यानी उत्पादन जितना होगा उसका 50% तक कर के रूप में लेना किसने चालू किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। इस रूप में फिगर दिया गया है और पूछा गया है दोस्तों, IS 95 में पूछा गया है कि मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियान में किसने किया? तो इस रूप में जो है सीधे दिल्ली से चलते हुए इस रूप में यहाँ लास्ट तक जो पहुँचा वो किसने किया? तो मलिक काफूर ने किया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था दोस्तों। और आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है बाजार सुधार लागू किया गया दोस्तों। आगे देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित नहीं है, खिलजी से संबंधित है दोस्तों। तो खिलजी से संबंधित कौन कौन सा है देखते हैं दोस्तों। तो उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की, बिल्कुल सही है दोस्तों। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, ये नहीं कहा
है दोस्तों, उसने प्रांतों के गवर्नर को अधिकारों को समाप्त किया, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर 1 व 3 होगा। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? यानी खलीसा भूमि सबसे ज़्यादा जो विकसित हुई वो अलाउद्दीन खिलजी के समय। यानी खलीसा भूमि क्या होती थी? जो राजा के आधिपत्य की भूमि होती थी उसे खलीसा भूमि कहते थे। निम्नलिखित में से नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। कारण इसका दोस्तों, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए सही है परंतु आर गलत है। यानी जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लाना चाहता था दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि वह राजभवन के निर्माण में हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्न मुस्लिम बादशाह में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किया था, तो वो भी किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ किया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच की जो सीमा थी वो क्या थी दोस्तों? तो वो सिंधु नदी का क्षेत्र था, क्योंकि सिंधु तक जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल पहुंच चुके थे। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित करें। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था दोस्तों? तो हिंदुओं द्वारा जो दिया गया जाता था भूमि कर वो क्या कहलाता था? खराज। कौन क्या कहलाता था? खराज कहलाता था दोस्तों। इसका आंसर 1 होगा दोस्तों। युद्ध का लूट में राज्य का निर्माण करने के लिए कितना 1/5 भाग जो लिया जाता था वो किससे संबंधित था? तो खुम्स कहलाता था दोस्तों, जो लूट का सामान होता था दोस्तों। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर क्या था? तो ज़कात था दोस्तों। और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर क्या था? उस्र था। तो धार्मिक कर क्या था? उस्र। तो हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर खराज हो गया दोस्तों। और लूट के माल में हिस्सा जो 1/5 होता था वो खुम्स कहलाता था दोस्तों। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर ज़कात कहलाता था। और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर उस्र कहलाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना का परित्याग कर दिया? यानी उसका जो कोशिश था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का, वह विश्व विजेता बनना चाहता था। तो किसके कहने पर जो है उसने इस विश्व विजेता योजना का परित्याग कर दिया? तो अलाउल मुल्क के कहने पर। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? यानी नई फारसी काव्य शैली जो थी सबक हिंदी तथा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। तो जन्मदाता कौन थे दोस्तों? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। राज्य संबंधों में उलमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो उलमा के दखल का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों। वह उलमाओं की नहीं सुनता था। आगे देखते हैं दोस्तों, तुगलक वंश। तुगलक वंश देखते हैं दोस्तों। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया। तुगलक वंश के किस सुल्तानों ने सबसे ज़्यादा समय तक देश में राज्य किया था दोस्तों? तो वह तुगलक वंश था। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो विस्तृत विवरण जो है सल्तनत काल में जो है डाक व्यवस्था का किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो इब्न बतूता ने अपने पुस्तक में लिखा था। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? यानी अलाउद्दीन खिलजी के ही सेना अध्यक्ष में से था दोस्तों जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था, वो गाजी मलिक था दोस्तों। आगे देखते हैं,
अमीरे कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अमीरे कोही जो है एक नया विभाग चालू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोस्तों, जो कि कृषि से संबंधित था। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? तो ये किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। मोहम्मद तुगलक ने किसको दीवान उल मुस्तखराज लगान की बकाया राशि वसूल करने वाला नियुक्त किया? तो सूफी शेख शहाबुद्दीन को जो है लगान की बकाया राशि वसूल करने वाला नियुक्त किया था दोस्तों, जिसे दीवानुल मुस्तखराज कहा जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो अशोक स्तंभ को दिल्ली जो लाया था वो कौन सा सुल्तान था दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय को लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके? ये किसके द्वारा जारी किया गया था दोस्तों? तो ये जारी किया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या थी? तो दारुल सफ़ा जो है एक खैराती अस्पताल था दोस्तों। क्या था? खैराती अस्पताल था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? यानी राज्य के खर्च पर ही जो है हज करवाता था, वो कौन शासक था दोस्तों? तो फिरोज तुगलक था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? यानी टोपरा तथा मेरठ से जो है 2 स्तंभ लेख दिल्ली जो लाया था वो कौन लाया था दोस्तों? तो वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, कथन के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। सही है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। दोनों सही है दोस्तों, इसी के लिए कह सकते हैं ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या है ए की। मूल देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों, और इसने इसे जो है काजी नियुक्त किया था। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मूल देश यानी मोरक्को का निवासी था कौन? इब्न बतूता। आगे देखते हैं दोस्तों, होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यानी होली के त्यौहार में जो है भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था दोस्तों? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात इसने बदायूनी ने कहा था। बेरोजगारों के सहायार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो रोजगार कार्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी दोस्तों। दिल्ली के सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी, वो कौन था दोस्तों? तो वो फिरोज शाह तुगलक ही था दोस्तों, यानी फिरोज तुगलक ही था। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम किसके दरबार में थे दोस्तों? फिरोज तुगलक के दरबार में थे। लगभग 1,80,000 गुलाम थे दोस्तों। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है सर्वप्रथम लोक निर्माण का विभाग का स्थापना किया गया था। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वो कौन था दोस्तों? तो वो कौन सा था? फिरोज शाह तुगलक ही था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं,
हक़ सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो कौन था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ही था दोस्तों। हक़ सर्व सिंचाई से संबंधित कर था दोस्तों। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो वो फिरोज तुगलक ही था दोस्तों, जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? तो फलों की गुणवत्ता को सुधार किसने किया? फिरोज तुगलक ने किया दोस्तों। ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी मध्यकालीन भारतीय जो राजा थे उनके बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग की स्थापित की, ये नहीं है दोस्तों। बलबन ने अपने सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, ये गलत है दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे, ये सही है दोस्तों। फिरोज तुगलक के गुलामों का एक अलग विभाग था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो तुगलक वंश का जो है अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था दोस्तों। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था। निम्नलिखित में से कालानुक्रम सजाएं, यानी किस काल के रूप में जो है लोग आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3, 4, यानी सबसे पहले रुकनुद्दीन, उसके बाद मुबारक खान बना दोस्तों, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक और लास्ट में आलम शाह। आगे देखते हैं दोस्तों, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों? तो तैमूर के आक्रमण यानी 1398 के बाद जो है किस वंश का स्थापना हुई दोस्तों? तो सैयद वंश की स्थापना हुई। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में जो है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये कथन कहा गया था दोस्तों। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? यानी विरोधों का मिश्रण जो है वो किस सुल्तान को कहा गया है दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण कहा गया है। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अबुल मुजाहिद रखा था? यानी कौन सा शासक था जो अपना नाम जो है अबुल मुजाहिद रखा था दोस्तों? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? यानी बेरोजगारों को रोजगार देने वाला कौन सा सुल्तान था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने जो है बेरोजगारों को रोजगार दिया था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, लोदी वंश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यानी अफगान जो शासक, ये लोदी वंश जो थे वो किससे संबंधित थे? तो अफगानी थे ये लोग दोस्तों। तो इसके शासक के रूप में देखते हैं, सबसे पहले बहलोल खान लोदी, फिर उसके बाद सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी, इस क्रम में जो है उन लोगों ने शासन किया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नए नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी के द्वारा ही जो है आगरा शहर की स्थापना की गई थी दोस्तों। दिया गया मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र ए में चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? तो इस रूप में देख सकते हैं दोस्तों, ये क्षेत्र पूरा दर्शाया गया है। तो ये किससे संबंधित था दोस्तों? तो ये जो है बहलोल लोदी जो कि जौनपुर का क्षेत्र है उससे संबंधित था। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? यानी अन्य जो था उस पर जो है कर समाप्त करने वाला कौन था? सिकंदर लोदी था दोस्तों। किसने गुल रुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? तो गुलरुखी उपनाम से किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो महाराणा सांगा जो इब्राहिम लोदी को है खतौली के युद्ध में परास्त किया था। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं सल्तनत काल की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है दोस्तों? तो वो सिकंदर लोदी था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित वंशों के किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था और नीचे दर्शाएं? तो सबसे पहले किसके द्वारा शासन किया गया दोस्तों? तो गुलाम वंश के द्वारा शासन किया गया। उसके बाद खिलजी आए दोस्तों, और उसके बाद जो है
सैयद आए और लास्ट में लोदी आए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4132। यानी सबसे पहले गुलाम वंश स्थापना हुई, फिर उसके बाद खिलजी, फिर उसके बाद सैयद, तब फिर लास्ट में लोदी। इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो गुलाम वंश का कौन कौन है दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन भी है दोस्तों, जबकि इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का था। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? यानी अफगान मूल के कौन थे? तो दोस्तों लोदी जो थे वो अफगानी थे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ये जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, ये प्योर जो है पूरी तरीके से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।